वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने लोगों में डर और बढ़ा दिया है। इसे पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। यूके के पीएम खुद इस बात को मान चुके हैं कि नए तरह का कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि कोविशील्ड कोरोना के सभी नए स्ट्रेन के खिलाफ बेहद कारगर है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उसकी वैक्सीन नया स्ट्रेन B117 को न्यूट्रलाइज करती है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन परीक्षण के मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने बताया कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना के कई नए वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी है। उन्होंने कहा हमारे परीक्षणों से पता चलता है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना महामारी के मूल वायरस के साथ साथ लगभग सभी नए स्ट्रेन के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है। पोलार्ड ने बताया कि वैक्सीन की एक खुराक संक्रमण और उससे पीड़ित रहने की अवधि को छोटा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग का संचरण कम हो सकता है। यह वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक संस्करण B117 पर भी काबू पाने में सक्षम है। अगली बड़ी खबर है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश की रविवार को घोषणा की। सीएम ने यहां डोना पावला क्षेत्र में राजभवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि गोवा में देश के मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता है। मंत्री ने कहा केंद्र ने पहले ही गोवा के मत्स्य क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार किया है। इसे केंद्र सरकार, राज्य मत्स्य बोर्ड और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को पहले ही 41.47 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जो मत्स्य उद्योग को पुनर्जीवित करेगा और मछली पकड़ने के सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है, ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांवों के पास लंगर डाल सके। अगली बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से नदियों में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त एनटीपीसी की निर्माणाधीन 480 मेगावाट तपोवन विष्णु घाट पनबिजली परियोजना की एक सुरंग में भी 150 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है। जबकि कल तक 16 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, तो वहीं 10 लोगों के शव भी मिले थे। इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर है कि प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध से काम कर रही है। खासकर छात्रों में शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी प्रदेश के मैनपुरी समेत 3 जिलों में सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के चलते अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी में सैनिक स्कूल की संख्या अधिक है। यूपी में 3 सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ पर छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। यह सभी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। पिछले दिनों आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने के प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। जानकारों की माने तो सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को सिखाया कि यदि दूसरे लोग जोखिम में हो तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। राष्ट्रपति रविवार को बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस सदी की पहली बड़ी महामारी ने हमें अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार रहना सिखाया है। हालांकि कोविड-19 एक तरह का ऐसा स्वास्थ्य संकट लगता है जो कभी कभी आता है। वैज्ञानिकों ने एक वर्ग ने हमें आगे भी इस प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि दुनिया ने कोविड से सही सबक सीखे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के बाद के चरण में दुनिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में अधिक ध्यान देना पड़ेगा। चिकित्सा स्नातक बनने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस पेशे में प्रवेश करने से आपके लिए मानवता की सेवा करने के अभूतपूर्व और अप्रत्याशित अवसरों का द्वार खुलता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों का किस प्रकार बेहतर रूप से उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 1 फरवरी की घोषित केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के 6 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। देश में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि इस राष्ट्रीय संसाधन का प्रभावी उपयोग आपके सक्रिय सहयोग और योगदान से ही संभव हो सका। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति के सभी चरणों, रोकथाम, निदान और उपचार से गुजरने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक ही इकाई न तो परिणाम दे सकती है और न ही परिणाम अर्जित कर सकती है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग तथा आशय एवं निष्पादन से में उपयोग का आह्वान करता है। अगली बड़ी खबर है कि IIT में अब इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल की भी पढ़ाई होगी। रिसर्च के साथ एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तैयार होगा। इसके लिए IIT ने पूरी तैयारी कर ली है। इसे 20 करोड़ रुपए के बजट से और अधिक हाईटेक किया जाएगा। यह रकम संस्थान के वर्ष 1996 बैच के छात्रों ने गुरु दक्षिणा के रूप में दी है। IIT कानपुर में 1996 बैच के पूर्व छात्रों का रीयूनियन ऑनलाइन आयोजित किया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से 100 से अधिक पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ यादों को ताज़ा किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कोरोना काल के दौरान हुई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पूर्व छात्र इस समारोह से काफ़ी उत्साहित नजर आए। हालांकि उन्हें अपने पूर्व संस्थान न आने का गम भी रहा। डीन ऑफ रिसोर्सेज एंड अलुमनी एंड एल्यूमिनी एसोसिएशन के सचिव प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व छात्र लगातार संस्थान के उत्थान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राहुल मेहरोत्रा की अगुवाई में पूर्व छात्रों ने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और अन्य जरूरतों के लिए संस्थान को 20 करोड़ रुपए गुरु दक्षिणा देने का प्रस्ताव रखा। कई मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर है कि विमान कंपनी स्पाइसजेट ने जैसलमेर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए बंद की गई सेवा को एक बार फिर से शुरू करते हुए टिकटों की बुकिंग चालू कर दी है। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों की ओर से कंपनी को विमान संचालन में घाटा होने की सूरत में नुकसान की भरपाई करने की गारंटी दिए जाने के बाद कंपनी ने शनिवार से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। जैसलमेर एयरपोर्ट के निर्देशक BS मीना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्पाइसजेट सप्ताह में 3-3 दिन जैसलमेर दिल्ली और जैसलमेर अहमदाबाद के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जैसलमेर दिल्ली विमान सेवा संचालित होगी। विमान सुबह 10:55 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 1 बजे जैसलमेर पहुंचेगा और यहां से 1:40 बजे उड़ेगा तथा 3:35 बजे दिल्ली पहुंचेगा। ट्रैवल एजेंट अखिल भाटिया ने बताया कि इसका किराया अभी करीब 4,000 रुपये है। ऐसे ही जैसलमेर अहमदाबाद के लिए विमान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगा। अहमदाबाद से दोपहर 12:05 पे विमान उड़ान भरकर 1:20 जैसलमेर पहुंचेगा और यहां से 1:50 बजे उड़कर 3:15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगा। गौरतलब है कि स्पाइसजेट ने कम यात्री भर का हवाला देते हुए गत 28 जनवरी से सेवा बंद कर दी थी, पर अब ये सेवा शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि पूर्व रेलवे ने 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल करने में सफलता पाई है। पूर्व रेलवे के निमित्ता न्यू फरक्का खंड का सफल लोकल ट्रायल रन 4 फरवरी को पूरा हुआ। यह नलहाटी, अजीमगंज, कटवा अजीमगंज और अजीमगंज का 5वां चरण था। पूर्व रेलवे के CPRO कमलदेव दास ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि पहले अजीमगंज के विद्युतीकरण का पहला चरण नलहट्टी खंड, दूसरा चरण यानी कटवा अजीमगंज खंड, तीसरा चरण अजीमगंज मणिगुंडा खंड और चौथा चरण यानी मणिग्राम निमिता खंड, जिसमें सागर डिगी थर्मल पावर स्टेशन और सोनार बंगला सीमेंट साइडिंग दोनों शामिल है। विद्युतीकरण निमिता नया फरक्का खंड के साथ पूर्व रेलवे ने नलहटी, अजीमगंज, कटवा अजीमगंज और अजीमगंज नया फरक्का खंडा में 100% विद्युतीकरण हासिल किया। इन वर्गों के विद्युतीकरण के साथ पूर्व रेलवे ने अपने अधिकार क्षेत्र पर पूरी तरह से विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर प्राप्त किया और रेलवे को माल ढुलाई और यात्री यातायात बहुत अधिक आसानी से परिवहन करने में सक्षम बनाया। विद्युतीकरण ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के साधन प्रदान किए व डीजल की खपत में बचत की। अगली बड़ी खबर है कि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि ग्वालियर में 105 वर्षों से संचालित हो रहा ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला 15 फरवरी से प्रारंभ होगा। मेले में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन पर छूट मिलेगी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेला प्रांगण के कला रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ग्वालियर का व्यापार मेला सन 1905 से अद्भुत पहचान लिए हुए है। इस मेले की शुरुआत माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। मेले की पहचान को आगे बढ़ाने रखने के लिए सभी के सहयोग से विचार विमर्श कर आयोजन को भव्यता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर के रोडमैप पर कार्य किया जाएगा। ग्वालियर में उद्योग एवं व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए मेला प्रांगण का उपयोग किया जा सके, इसकी योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना से निजात के लिए उठाए कदम और लोगों द्वारा सावधानियां बरतने के फलस्वरूप कोरोना नियंत्रण में है। वैक्सीन के मामले में भारत ने दुनिया में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अगली बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,700 करोड़ रुपए की परियोजना देश को समर्पित की है। रविवार को राज्य में अपने दौरे के दौरान हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने रसोई गैस से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ प्रधानमंत्री ने हल्दिया के रानीचक में गेल द्वारा निर्मित 348 किलोमीटर लंबी डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 4 लेन रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत पेट्रोलियम का LPG आयात टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। चुनाव से पहले बंगाल के लिए यह बड़ी चुनावी सौगात मानी जा रही है। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने यहाँ सबसे पहले BPCL द्वारा 1097.54 करोड़ रुपए की लागत से हल्दिया में निर्मित LPG इंपोर्ट टर्मिनल का रिमोट से उद्घाटन किया। इससे 1,000 लोगों के सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में जो लाखों नए LPG कनेक्शन दिए गए हैं, उन्हें निरंतर LPG की आपूर्ति करने के लिए इस LPG टर्मिनल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 6 वर्षों से वह पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस परियोजना से पूर्वी भारत के विकास के लिए सहायता मिलेगी। इसके साथ हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटेलिटिक डिवैक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखी। इसकी लागत करीब 1,019 करोड़ रुपए आएगी और अप्रैल 2023 तक इसका काम पूरा किया जाना है। इससे आयात घटने के साथ देश को 18.5 करोड़ डॉलर के विदेशी विनिमय की बचत होगी। इस दौरान PM मोदी ने इन योजनाओं को देश को समर्पित करते हुए दावा किया कि इससे बंगाल के लोगों को रसोई गैस आपूर्ति में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज सुबह की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।